नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। देश में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। इस समय सारा विपक्ष एक दूसरे को साथ लाने में जुटा है, लेकिन इन सब के प्रयासों के बीच जो एक नेता इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जिन्होंने हाल ही में अभी बीजेपी का साथ छोड़ा है और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। दरअसल चर्चा है कि नीतीश कुमार ने फैसला पीएम उम्मीदवारी के लिए किया है, लेकिन वो इसे हमेशा से नकारते रहे हैं और सोमवार को भी जब वो दिल्ली पहुंचे और उनसे पीएम उम्मीदवारी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसका खंडन कर दिया। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से निकलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष एकजुट हो जाए, यही उनकी कोशिश है। इसके बाद नीतीश कुमार राहुल गांधी से मिलने के लिए उनके आवास पर गए। इससे पहले नीतीश कुमार ने कहा कि मंगलवार को वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे विपक्ष के बाकी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे 4 पार्टी के नेताओं से मिलना ही है, सबसे मिलेंगे। कोशिश ये है कि हम सब लोग साथ हैं, विपक्ष के सब लोग साथ हो जाएंगे तो अच्छा माहौल होगा। उन्होंने कहा कि कोई काम हो रहा है तो आप बताएं, विकास का कोई काम हो रहा है तो आप बताएं, रीजनल पार्टी को कमज़ोर करने का काम हो रहा है। हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा है कि अधिक से अधिक विपक्ष एक साथ हो तो अच्छा होगा, हम उसका प्रयास करेंगे। वहीं पीएम उम्मीदवारी के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कोई दावा नहीं है, हम उस बारे में सोचते नहीं हैं। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली रवाना होने से पहले पटना में राबड़ी आवास पहुंचकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से भी मुलाकात की थी। हाँ, आए हैं, दूसरों से मिलना है ना भाई। तो आप जानते हैं वहाँ पर 7 पार्टी एक साथ हुई है, तो यहाँ पर तो कम से कम 4 पार्टी के लोगों से मिलना ही है। कांग्रेस, आपका सीपीआई, सीपीएम, माले, इन सब लोगों से मिलेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति जी से भी मिलेंगे, माननीय उपराष्ट्रपति जी से भी मिलेंगे, यही सब है। बाकी क्या है, बाकी ढेर दिन हो गया आए हुए हैं, यहाँ कुछ दिन के लिए रहेंगे और कोई खास बात नहीं, और कोई खास बात नहीं। देखिए, हम लोगों की तरफ से तो आप जानते हैं कि जो कुछ भी है हम लोगों ने तो प्रारंभ से ही कहा है ना कि अब हम लोग अलग हैं, अब जो हम लोग साथ हैं वहाँ उसी तरह से अगर अधिक से अधिक सब विपक्ष के लोग अगर साथ हो जाएंगे तो एक बहुत अच्छा माहौल होगा। तो वो तो एक ऐसी बात है कि सब लोगों की इच्छा पर है, सब लोगों के मन पर है, और जिन लोगों से वैसे पार्टी के अन्य पार्टियों से बातचीत होगी तभी ना ये सब कोई बातचीत करते। एजेंडा पर काम नहीं करे। देखिए, वो क्या बोलते हैं उन पर कोई कमेंट नहीं करना। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब पिछली बार चुनाव में जो हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका जो बना, उन लोगों के बहुत कहने पर, लेकिन सुशील मोदी को तो हटा दिया था। अब हालत समझ लीजिए। तो अब बेचारे अब सोच रहे होंगे कि कुछ कुछ रोज बोलते रहेंगे, आजकल रोज बोलते हैं ना, कितना बार ट्वीट करते हैं। तो हम लोग को क्या है, इतना बोलते रहें ताकि फिर पार्टी वाला कुछ जगह दे दे, उनको अच्छी बात है। तो पार्टी के जगह के लिए राहुल गांधी से मुलाकात आप कार्यक्रम है? जी आज तो मिलेंगे, आज मिलेंगे। इसके अलावा आज क्या है? कुछ खाली उनसे मिलना है। और कल तो बता ही रहे ना कि सब लोग सारे कम्युनिस्ट पार्टियों से, हाँ आप परसों मिलेंगे। अभी यही है मेन। नहीं, विपक्ष एकजुट हो जाएगा सब लोग तो बहुत अच्छा माहौल बनेगा, ये तो है ही हम लोगों की राय। तो जितने लोग जुट जाएंगे एक साथ तो बहुत अच्छा होगा। और फिर जिस तरह से सरकार चलाने की आजकल कोशिश हो रही है, अब कौन सा काम हो रहा है बताइए ना, कोई विकास का काम हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, तो खाली एक तरफा चल रहा है। और बाकी धीरे धीरे कितने रीजनल पार्टीज को हो किस तरह से सब तरह से लोगों को कमजोर करने की कोशिश, तो वो सब अपना है, अपना एक अपना पॉलिटिक्स है। बात हो रही है नहीं, चेहरा की बात नहीं। देखिए, सब एकजुट होंगे
तो एकजुट होंगे तो आपस में विमर्श करके जो भी चुनना करेंगे। आपको प्रधानमंत्री नहीं ना, हम नहीं वो एकदम वो ऐसे ही बोलते रहता है कोई जिसको बोलना है। लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं, हमारी न कोई इच्छा है न मेरी कोई आकांक्षा, उसे मत बोलिए। मेरी बस एक ही इच्छा है कि अधिक से अधिक विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, और उसके लिए जो हम लोगों का सहयोग होगा हम लोग करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि हम लोगों का कोई दावा है, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोगों का हमारा कोई दावा है। हमारी इच्छा यही है कि सब एकजुट हों, और उसी के लिए अपना जो बातचीत करना होगा बातचीत कर। क्या आपका नाम प्रस्ताव में अगर आगे आया तो आप नहीं वो सब छोड़ दिया, हम उसके बारे में सोचते भी नहीं। बीजेपी का हमको एकदम अपने बारे में। क्या बीजेपी का नंबर कम किया जा सकता है जो अभी 300? देखिए, अगर सब एकजुट हो जाएंगे, विपक्ष के लोग और सारे लोग अगर मिल जाएंगे, अधिकांश लोग मिल जाएंगे तो स्वाभाविक है। कितना तक आ पाएगा? अरे वो तो समझिए, वो तो जनता तय करेगी, लेकिन इतना है जरूर कि इसका फायदा आज जो विपक्ष में है उनको होने वाला है, और बहुत अच्छा होगा, और देश के लिए भी बहुत अच्छा। वहीं नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। क्या कुछ नेताओं ने नीतीश कुमार के दौरे के बारे में कहा, आइए जानते हैं। नहीं, ये तो बात सही है। अच्छे के साथ में रहेगा आदमी अच्छा रहेगा, और बुरे के साथ जाएगा तो बुरे सत्संग तो जाएगी। आज जो बिहार के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, जो लूटाखोरी हो रही है, कत्लेआम हो रहा है, लगातार किडनैपिंग के जो दो केस बढ़ रहे हैं, उनके मंत्री आरोपित पाए जा रहे हैं, तो ये तो भुगतना ही पड़ेगा। आप गए किस प्रकार से थे? आप समझ दे के गए थे क्या? जब छोड़ कर आए थे आपने पता कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, और ये है भ्रष्टाचारी है, पूरा खानदान इनका लालू यादव का भ्रष्टाचारी है, और आज अब उनके गले लग रहे हैं। एक सपना सभी विपक्ष जो देख रहा है प्रधानमंत्री बनने का, ये सब उसी का ही परिणाम है कि सभी लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री कोई वैकेंसी आज तक आने वाले 24 क्या मैं 29 तक भी खाली नहीं है। आज देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार कर लिया है। गरीब और महिला जो लोग हैं उनको लग रहा है कि अगर कोई मसीहा है तो नरेंद्र मोदी है। जिस प्रकार से कोरोना काल में और सेवाई संगठन के माध्यम से हम जनता के बीच में जाए, उसका कोई तोड़ इनके पास में नहीं है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लड़ाई तो ये है कि प्रधानमंत्री बनेगा। और आप एक चीज़ को गिराने के लिए इकट्ठा होते हैं, आप विचारधारा को गिराइए ना, आप अब विचारधारा से लड़िएगा ना। ये इनकी कौन सी विचारधारा मिलती है, आप बताइए। नीतीश कुमार के क्या कांग्रेस से विचारधारा मिलती है? उनके मुलायम सिंह जी से विचारधारा मिलती है क्या? उनके अपने शिवसेना से किसी से आपसी विचारधारा ही नहीं मिलती, तो एक होने की तो संभावना है ही नहीं। और वो आपने परिणाम देखा है, राष्ट्रपति के चुनाव में देखा है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखा है, अनेक चुनावों के अंदर। आप वेस्ट बंगाल के चुनाव में अगर जाकर देखेंगे, सभी लोग एक साथ खाना खाते हुए भी दिखे थे, एक साथ हाथ मिलाते हुए भी दिखे थे। लेकिन जब वेस्ट बंगाल का चुनाव है, सब अलग अलग लड़े, और कांग्रेस को तो इतनी मुखी खानी पड़ी थी, उसको एक भी सीट नहीं जीतने के लिए मिली। इसलिए खाली ये सवजवाग है, अपने जीवन पार करने का एक लक्ष्य देख रखा है इन्होंने। नहीं, अच्छी बात है कि उन्होंने अपने अनुभव से सीखा कि उनके साथ जाकर क्या हुआ, और ये भी अच्छी बात है वो खुद कह रहे हैं कि वो गलती हुई उनसे कि वो वहाँ पे गए, और यह स्वागत करते हैं हम कि वो आए सेकुलर ताकतों के साथ मिलकर। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए किसी एक राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं, लेकिन पूरे मुल्क के लिए ये संवैधानिक ढांचा हमारा और अपना देश का चरित्र, जो एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, क्या वो चरित्र को बचा पाएंगे कि नहीं, ये है चुनौती आज देश के सामने। और उसके अंदर हम समझते हैं कि सब देशभक्त को जो आज इस चरित्र को जिंदा रखना और मजबूत करना आने वाले दिनों में एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए काम करने के लिए उन सबको इकट्ठा आना ज़रूरी है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि देखिए, अगर सारी विपक्षी पार्टी एक हो जाए तो हम नंबर नहीं बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी की हालत ख़राब कर सकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सारी विपक्षी पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी? आज बिल्कुल आ सकती है, वो आ सकती है हर राज्य में। पहले ये कोशिश करें आप कि देश के स्तर पर सब इकट्ठा आकर यहाँ पे बैठे, मतलब उस तरीके से कभी चुनाव होते ही नहीं अपने भारत में। आपको ध्यान होगा कि जब कभी सरकारें बनी, जो गठबंधन उन सरकारों को बनाया, वो गठबंधन चुनाव के बाद ही बना। तो नीतीश कुमार
दिल्ली दौरे पर 3 दिन के बार बार प्रधानमंत्री बनने की बात से इनकार करते हैं और लेकिन केंद्र से बीजेपी को हटाने के लिए भी बात करते हैं और इसी मुहिम पर दिल्ली निकले हैं। पहले सारी बातें पटना में लालू यादव को समझाई और उनसे जाने क्या बात की, लेकिन फिर दिल्ली निकले, शायद भरोसा लेके निकले हों कि 3 दिन में कुछ गड़बड़ न हो जाए पटना में। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप भटनागर बीजेपी से, मनोज मनु जेडीयू से और पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी आपके पास आएंगे। क्या लगता है कि नीतीश कुमार तो बराबर मना कर रहे हैं कि कोई पीएम वगैरह नहीं बनना है और बस विपक्ष को एकजुट करना है, कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगता है वो नीतीश जी को अपना वो बिजली राज्य बिजली बोर्ड में जो कार्य करते थे वो तारे जोड़ने का दोबारा काम याद आ गया और शायद हो सकता है वो बिजली के काम में दोबारा तार जोड़ने का काम शुरू कराऊं क्योंकि तो तार कट गए हैं उनको जोड़ने का। तो आप जी जो नाना नाना कर रहे हैं, डर के मारे थोड़े कांप रहे हैं आप कि नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं तो डर के मारे कांप रहे हो? देखिए राजनीति है, देश के स्वतंत्र है, सबको अपनी आजादी रखेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बुद्धिजीवी वर्ग कहते ही हैं। और खास तौर पे जो छोड़िए क्या बोलूं मैं, तो इस चीजों को मैं यही कहना चाहूंगा, नीतीश जी बिल्कुल अच्छी राह चुनी है और आरजेडी के साथ और अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना शुरू करा है। देखिए कि इन्होंने जिन लोगों के साथ बैठना उठना और दोबारा से मुख्यमंत्री जिनके साथ बने और जिन छवि के साथ बने, देखिए वो चीजों में परिवर्तन आता है, जिज्ञासा बढ़ती है भाई। वो जिज्ञासाओं को लेकर दिल्ली आए हैं। पहले तो ये बताइए कौन सा फ्रंट बना रहे हैं, चौथा बनाएंगे तीसरा बनाएंगे? नहीं अलग नीतीश को बताना अलग बनाएंगे भाई, आपको उखाड़ के फेंकने के लिए कुछ तो करेंगे। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास, मैं आऊँगा। मनोज जी, मनोज जी देखिए पिछले मतलब आप लोकसभा चुनाव को छोड़िए, पहले आप पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, उसके बाद तो वो जो महाजोट था वो सब बिखर गया और उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, वहाँ भी विपक्षी एकता देखने को मिली। उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो खूब ही देखने को मिली। क्या लगता है कि जो विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश है ये आपको लगता है कि सफल हो जाएगी? क्यों है इन लोगों, सफल हो असफल हो इससे इन्हें क्या लेना देना है? ये अपना काम कर रहे हैं, ये अपने गठबंधन में लोगों को शामिल कर रहे हैं, फिर लोग इनके गठबंधन को छोड़ रहे हैं, तो कहाँ कोई कुछ बोलने के लिए जा रहा है? हम अगर मुहिम चला रहे हैं तो चला लीजिए, प्रयास हमारा रहेगा। और हम कोई थोड़े कर रहे हैं कि से इनके ये है या वो है। तो हर लोगों को, हर गठबंधन को चुनाव के टाइम में एनडीए को भी तो अपनी मजबूती करने के लिए विभिन्न लोगों से बात करेंगे। और जहाँ तक राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव था, उस समय तक तो कहीं से भी विपक्ष के लोगों को एकजुट करने की बात नहीं थी। तो उस समय इसकी कोई बात नहीं थी, सब लोग, हम लोग भी उसी गठबंधन में थे। और अभी जब हम लेकर चल रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि हम विपक्षी दलों को एक करने का प्रयास करेंगे, एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। तो अगर ऐसी बात है कि होगी नहीं होगी, तो इसका तो ये इन पर इतना ज्यादा हाई तौबा क्यों हो रहा है? सब लोगों को अपने गठबंधन को मजबूती करने का अधिकार है, लोग करते हैं सर। ठीक है, पीयूष पंत जी, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार मना भी कर रहे हैं और विपक्ष को एकजुट करने की बात भी कर रहे हैं, और विपक्ष की एकजुटता के बारे में क्या कहें? देख चुके हैं आप, ममता बनर्जी
जगदीप धनखड़ से मीटिंग कर लेती हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह उनका रुख रहता है, यशवंत सिन्हा को ला के खड़ा कर देती हैं, कांग्रेस के दरवाजे पे वहाँ से कांग्रेस उनको बता देती है रास्ता, और उसके बाद बंगाल घुसने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। क्या लगता है आपको, झारखंड में हेमंत सोरेन समर्थन दे देते हैं एनडीए को, क्या लगता है आपको कि विपक्षी एकजुटता की बात करना वर्तमान के समय में प्रासंगिक है? देखिए चंद्रशेखर जी, प्रासंगिक, बहुत प्रासंगिक है, मैं तो मानता हूँ। भले ही जो है कि विपक्षी दल जो है अभी अपने अपने जो स्वार्थों से उबर नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसकी प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2024 वो साल है और राष्ट्रीय चुनाव होने जा रहा है। वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर देश जिस रास्ते पे जा रहा है और जहां अर्थव्यवस्था जहां पहुंच रही है, जो कर्ज में हर नागरिक डूबता चला जा रहा है, देश का जो कर्ज है जिस बढ़ता चला जा रहा है, जो हालात देश में पैदा हो रहे हैं, अगर उसको रोकना है, और ये रोकना जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, विपक्षी दलों के लिए खासकर जरूरी है, हर नागरिक के लिए रोकना जरूरी है, क्योंकि जब सत्ता को ये लगने लगे कि सिर्फ वही एक छत्र राज कर सकता है, उसी को जो है पब्लिक का समर्थन है और वही सब कुछ ठीक कर रहा है, वहां पे रास्ता भटक जाती है सत्ता। और जब सत्ता रास्ता भटक जाती है तो वो जो है देश को जो है गर्त में ले जाने का काम करती है, और वही हम देख रहे हैं। और तो इसलिए जरूरी है कि ये जरूरी है कि विपक्षी दल अपना जो कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है एक विपक्ष का, उसको जानते हुए, समझते हुए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को, अपने व्यक्तिगत मतभेदों को भुलाकर एक समझदारी बना के जो है कि एक विपक्षी एकता को की तरफ प्रयास करें, और प्रयास क्या, वो एकता को कर ही ले, उसको सीमेंटेड कर ले, ताकि जो है एक समय मिलेगा उनको लगभग 1.5-2 साल का, जिसमें वो जो है कि अपनी स्ट्रेटजी बना के और जो है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, ये आज के समय की मांग है। इसलिए जो है कि ठीक है, अभी लग रहा है कि सब लोग अलग थलग हैं, बिल्कुल तरीके से हैं, लेकिन ये मांग बढ़ती चली जा रही है, और ये जनता भी महसूस कर रही है कि अब इंतहा हो चुकी है, क्योंकि लोगों ने मोदी जी पे बहुत विश्वास किया, दोबारा 2019 में उन्होंने चुना, लेकिन आज लोग जो दबे स्वर में कह रहे हैं कि उनका जो है हर कुछ जो है कर के बोझ से उनका जो है जीवन जो है त्रस्त हो चुका है पूरी तरीके से। तो इसलिए जरूरी है कि इस व्यवस्था को बदली जाए, सरकार को बदला जाए, ये जनता चाह रही है। इसलिए जरूरी है कि विपक्षी दल जो है इस बात को समझें और अपने को संगठित करें। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, ये जो आवाज़ यदा कदा येन केन प्रकारेण यहाँ वहाँ इधर उधर से उठ रही हैं, इन आवाज़ों को आप मानते हैं कि ये सुगबुगाहट है 2024 के खिलाफ, या आपको लगता है कि ये कुछ नहीं है और आप प्रचंड बहुमत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और विपक्ष कह रहा है जो झूठ कह रहा है, और जो लोग ये दबे स्वर में कुछ आवाज़ें उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं है, सब आपके खिलाफ षड्यंत्र है और कुछ नहीं, या ये राष्ट्रद्रोही हैं और आप ही राष्ट्रभक्त हैं? देखिए, राष्ट्रद्रोही और राष्ट्रभक्त के लिए तो हम सर्टिफिकेट ना तो देते, जनता का काम है, ये वो देगी। जो आपने 2024 की बात करी, ये बिल्कुल सुबगाहट 24 की है, और इससे पहले ममता जी लेके आई थी, फिर चंद्रशेखर राव लेके आए, अब नीतीश जी को दिक्कत उठी है, और केजरीवाल साहब तो घूम ही रहे हैं। पहले ये आपस में तय क्यों नहीं करते कि प्रधानमंत्री कौन बनना चाहता है और कौन नहीं बनना चाहता है? और अगर नीतीश जी अगर विपक्ष को एकजुट करने के लिए निकले हैं, अच्छी बात है, अपने रथ को लेके, तो नीतीश जी को एकजुटता में बोलना चाहिए कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता और फलाने को बनाना चाहता हूँ। ये एकजुटता कौन सी वाली एकजुटता के लिए निकले, नीतीश जी को ये बताना चाहिए। और नीतीश जी बिहार छोड़ के आकर नीतीश जी ने देखा कि सरकार चेंज कर रही और करते कैसे अराजकता, हिंसा और बेटियों पे बलात्कार और गोली चलना, माफिया एकदम तैयार हो गए, सजग होकर निकल चुके हैं। देखिए आरजेडी का कितना वर्चस्व और कितना दबाव है नीतीश जी पे कि इस तरीके से गुंडागर्दी शुरुआत और ओपन हो चुकी है। जो हमने कभी एक पिक्चर गंगाजली में देखा था, आज वो फिर वही राजनीति के अंदर वो रक्त चालू हो चुका है दोबारा। ठीक है भाई, इन चीजों को नीतीश जी को निकलने से पहले देखना चाहिए कि आप देश भ्रमण पे
आप एक विपक्ष को एकजुटता में लाने, विपक्ष को समझाइए, ममता जी को समझाइए, ममता जी आप 3 रुपए किलो चावल दे रहे हैं गरीबों को 10 साल से, उनको रोजगार दीजिए, अपने यहाँ अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए आप व्यापार लगवाइए, कुछ फैक्ट्रियां लगवाइए, उन चीजों पे जागरूकता करना चाहिए, चाहे वो केसीआर हो चाहे कोई हो, उन चीजों को सबसे पहले देश के विकास के लिए करना चाहिए। ठीक है, लेकिन फ्री तो चाहे बहुत नीतीश जी सारी को दे दो फ्री बहुत सारी चीजें आप भी दे रहे हैं। सर, हमने जो फ्री चीजें दी है हमने कोरोना काल के टाइम में उसको दी है, और जो फ्री ऐसा फ्री में हम ऐसा नहीं कुछ बांट रहे कि जो कि देश के बिल्कुल ही मकान बना के दे रहे, तो उन गरीबों को दे रहे जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी सपुर्दे खाक हो गए मगर कभी छत ना देखी, उनके लिए छत दी है। उन गरीबों को जल से पानी दिया गया है जिन्होंने कभी ये उम्मीद दी थी कि हमारे घर में भी टंकी लगेगी और हमारे घर में पानी आएगा। ठीक है, नियत होनी चाहिए काम करने की। ठीक है। मनोज जी, क्या लगता है कि जो प्रदीप भटनागर जी कह रहे हैं कि कुछ होने जाने वाला नहीं है, और नीतीश कुमार तो डरते डरते वहाँ पर मिलकर भी आए लालू यादव राबड़ी देवी से कि भाई पहले यहाँ मिल चलो कि वहाँ विपक्ष को एकजुट करने लगे और घर में खेला हो जाए कुछ। मैं कभी दूल्हा जो लड़की देखने आता है कोई बोलता है कि मुझे शादी करनी है, मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ प्रदीप जी। आपके सामने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सब खेला करने का इनका अनुभव आप लोगों ने देखा ही है। बिहार में भी जो खेला करने का प्रयास किए थे तो इन्हीं का खेला हो गया। आज झारखंड भी बच गया, आज झारखंड भी बच गया। हम वही बात कर रहे हैं सर, ये प्रयास किए थे तो इनको मुंह की खानी पड़ी, तो अब इनको सर बोलने के लिए तो कुछ तो रहेगा ही ना। हम ये कहाँ कर रहे हैं कि हम कुछ करेंगे, हम तो विपक्षी दल को एक जगह करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे। अच्छा, ये बताइए वो जगह है कौन सी? पटना है, दिल्ली है। भाई देखिए दिल्ली के लिए भी कुछ नहीं हो पा रहा है विपक्ष एकजुट, और बहुत सारी जगह मात खा चुका है विपक्ष। अभी तो सर शुरुआत ही हुआ है। नहीं, कहाँ शुरुआत भाई? देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप देख लीजिए क्या हुआ, राष्ट्रपति के चुनाव में देख लीजिए क्या हुआ। चुनाव और राष्ट्रपति का चुनाव को संसद के वोट से, संसद के चुनाव से नहीं देखा जा सकता। नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। मैं मानता हूँ आपकी बात को, लेकिन विपक्ष की एकजुटता के मायने से देखा जा सकता है मनोज जी। ना उस समय चूंकि अब नीतीश जी तो उनके साथ नहीं थे, विपक्ष में तो नहीं थे। आज नीतीश जी विपक्ष में है तो हम उसको लेकर चल रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, और इसका फैसला जनता ने करेगी सर कि ये भाजपा के प्रवक्ता या हम करेंगे। हमारी जब कमेटी बन जाएगी, हम जो लोगों से बात विचार कर लेंगे तो वो लेंगे। तो प्रयास करने में क्या है? आप प्रयास नहीं करें तो क्या करें? सीबीआई का रेड करवावे, इनकम टैक्स का रेड करवावे, ईडी का रेड करवावे, तो यही इसी के लिए यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं। जो इनकी बात नहीं मानते हैं वो ये तो बिहार में फंस गए, क्योंकि इनको पता नहीं था। उड़ीसा में कहाँ सीबीआई की रेड हो रही है, ईडी की रेड हो रही है? कहाँ सर? एक उड़ीसा को छोड़ दीजिए तो बाकी अब भाजपा के किस प्रदेश में सीबीआई की रेड जरा हमको बताइए। प्रदीप जी मैं आऊंगा प्रदीप जी आऊंगा आपके पास। भाजपा शासित किस राज्य में रेड हो रही है सो हमको बताइए। ये बिहार की अराजकता की बात कर रहे थे, इनके बगल के उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? 5 दिन पहले ना आप लोगों ने दिखाया कि मध्य प्रदेश में इंदौर में एक लड़की को तेल छिड़क के मार दिया, 7 कर्मचारी जहर खा लिए। तो ये अपना न देखें, अपना न ये स्थिति को करें। ये जिस तरह से मध्य प्रदेश की घटना किया, पंजाब महाराष्ट्र की घटना किया, उत्तर प्रदेश पर ये बड़े कूद रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जब पिछली बार समाजवादी पार्टी के विपक्ष के कई गो विधायक थे, और इस बार कितने विधायक हैं? पिछले बार इनको कितने सीट आए थे, इस बार इनको कितने सीट आए हैं? तो अपना तो देखेंगे नहीं और दूसरे का यहाँ चलते चलेंगे। यहाँ इनके मंत्री कोर्ट से, न्यायालय से रिकॉर्ड लेके फरार हो गया, तो उसको हटाने के लिए ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो भाग गया तो वो शहीद हो गया।
ये भाजपा के लिए ये है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ही वही है। इनके गृह मंत्री भी तड़ी पार रहे थे। तो इसीलिए सर इनकी बातों को जब हमारे विपक्ष के एकजुट नहीं होगा, इससे कोई एकजुट नहीं होगा, तो इनको मिर्ची क्यों लगी हुई है? इनको मिर्ची क्यों लगी हुई है कि सारे नेता एक तरफ से बोले जा रहे हैं कि ये फ्री, ये खत्म हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अरे मनोज जी सुन तो लीजिए, जवाब तो ले लीजिए। पीयूष जी मैं आऊंगा आपके पास, एक बार जवाब ले लेता हूँ। प्रदीप जी बताइए भाई, काहे परेशान हो रहे हैं आप नीतीश कुमार जी से? नहीं, हम बिल्कुल परेशान नहीं है और ना परेशानी का कारण है हमारे पास। मनोज जी कह रहे हैं ना बहुत परेशान हो रहा है। हाँ हाँ, देखिए मनोज जी अरे मनोज जी जवाब सुन लीजिए भाई, जवाब सुन लीजिए जी। ये 2 साल पहले अपनी मर्जी से गए थे आरजेडी में, अब फिर अपनी मर्जी से गए आरजेडी में। ये भारतीय जनता पार्टी पे कलंक नहीं है और बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश और मैं आपको बता दूं, आपके दरवाजे 24 घंटे खुले रहना ये भी आपके लिए खतरा है भाई। आप तो दरवाजे खुले रखते हैं, अब ये देखते नहीं कि भाई आने वाले लोग हैं, कुछ जाने वाले हैं, निकल जाते हैं। बाबुल सुप्रियो की तरह, शत्रुघ्न सिन्हा की तरह, नीतीश कुमार की तरह निकल भी जाते हैं भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल, राजेश शत्रुघ्न सिन्हा जैसे भी नाम आप कम ले रहे हैं। ये भाजपा है, कंप्रोमाइज नहीं करती। जैसे जाना जा सकता है, जाने वाले का स्वागत है और आने वाले का ही स्वागत है। और आने में भी कंप्रोमाइज नहीं है ना, पूरी तरह खुले हुए हैं, चाहे कैसा भी कुछ करके आए जी, आने में भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। प्रदीप जी अगर कंप्रोमाइज करना होता तो 10 वर्ष और उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष हम लोग अज्ञातवास में नहीं रहते। लेकिन आने में करना चाहिए, पहले बता दूं पहले चीजें, आने में करना चाहिए था प्रदीप जी। आने वाले का सब कुछ देखना चाहिए था। अब आने वाले का भी आप कुछ नहीं देखते, जाने वाले का। शिवल जी अनुशासन किसे कहेंगे? हमें अपनी पार्टी का अनुशासन के लिए, अनुशासनता के लिए अपने कार्यकर्ताओं को चीजें रहना पड़ता है। अनुशासन में पार्टी चलेगी तभी तो कार्यकर्ता सीखेगा। ठीक है, नहीं तो लुढ़कना लोटा हो जाएगा, चिकना खड़ा। 2 साल में इधर, 2 साल में उधर, कभी इधर, 2 साल में इधर। भाई जिनके साथ सरकार बनाई है ना, पूरे खानदान ने कैसे मुंह भर के कोसा था। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मसला इस चीज का मैं खत्म कर रहा हूँ। जो आदरणीय नीतीश जी, जो मैं दूल्हा नहीं बनूंगा जो बोल रहे हैं, क्योंकि दूल्हा जो है पहले यही बोलता है जब कोई रिश्ता आता है, नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, तो नीतीश जी सपना देख रहे दिल्ली का, क्योंकि लगता है भतीजे ने सपना दिखा दिया दिल्ली का कि हमें बिहार दे दीजिए, आप दिल्ली दिखाइए। तो इन चीजों में देखना पड़ेगा, तो बिहार का दोबारा वही जंगल राज शुरू होने वाला है, हो तो चुका है, वैसे ही और कसर पूरी हो जाएगी। क्योंकि आरजेडी का करा धरा दुनिया ने पहले भी देखा, लालू जी के टाइम में, अब उनके बेटे बैठ गए, फर्क कोई कुछ नहीं है, सेम वही है। ठीक है पीयूष जी, क्या लगता है कि क्या ऐसा करिश्मा नीतीश कुमार के पास होगा जिसको लेके वो इतने उत्साहित हैं? एनडीए का साथ छोड़ दिया और उनको लग रहा है कि करिश्मा कर दिखाएंगे इस बार बार विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। बहुत गहरे से राजनीति को जानते हैं, 4 दिन से तो जानते नहीं है राजनीति को कि 4-6 दिन से जानने लगे हैं। विपक्ष को देख चुके हैं, अच्छी तरह समझ चुके हैं कि भाई कितनी एकजुटता है एनडीए के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। सब कुछ जान के भी और अनजान बनकर ये निर्णय जो लेना या ये जो वक्तव्य देना, क्या इसके मायने लगते हैं आपको? गंभीरता से जो आंतरिक मायने हो, क्या लगते हैं? देखिए चंद्रशेखर जी, इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि एक चूंकि चुनाव है लोकसभा का और लोकतंत्र है, इसमें सभी पार्टियां भाग लेती हैं जी। और विपक्ष का एक भूमिका होती है जो सत्ता पक्ष को चुनौती देता है और उसको बेदखल करके आने के लिए वो कटिबद्ध रहता है। तो मुझे लगता है कि एक वैकेंसी जो दिखाई दे रही है बहुत से लोगों को, बहुत सी पार्टियों को। पीयूष जी मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। पीयूष जी, इतने अनुभव के पश्चात भी जो वक्तव्य दे रहे हैं पीयूष पंत जी, नीतीश कुमार, क्या नहीं लगता कि उससे पहले विपक्ष को वो गंभीरता प्रकट करनी होगी, दिखानी होगी,
जिस गंभीरता की कतई आशा सत्ता पक्ष को नहीं है कि विपक्ष इतना गंभीर होगा और ये लड़ाई इतनी एकजुट हो जाएगी कि सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी को पूरी तरह से इसका हवा खड़ा हो जाएगा या चारों तरफ सर्वव्यापी हो जाएगी। देखिए चंद्रशेखर जी, प्रयास तो करने होंगे और यही प्रयास जो है नीतीश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रयास ममता बनर्जी भी कर रही थी और चंद्रशेखर राव भी कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है, देखिए यहीं पे फर्क है एक नीतीश का अप्रोच में और इन नेताओं के अप्रोच में। ये जो है कि राज्य के स्तर पे जो दुश्मनी है उसको जो है कि केंद्र में भी लेके आ रहे हैं। जैसे कि इनका विरोध जो है अपने अपने राज्यों में कांग्रेस पार्टी से है, तो इनका कहीं भी कांग्रेस के साथ मिलके या कांग्रेस को एक उसका हिस्सा बनाने का जो है कि मन नहीं रहा है, जिसके बिना कोई भी विपक्ष की एकजुटता बेमानी है, कम से कम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और यहीं पे नीतीश कुमार की एक समझदारी दिखती है। वो ये जानते हैं कि बिना कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस जो है राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी का ओपोनेंट कांग्रेस ही है, तो इसलिए उसके बिना केंद्र में कोई भी सरकार नहीं बनाई जा सकती है सत्ताधारी दल को हटा के। ये नीतीश समझते हैं, इसीलिए नीतीश ने जो है बीजेपी से, एनडीए से हटने के बाद जो है कांग्रेस से संपर्क किया है, सोनिया गांधी से संपर्क किया था। और जब उन्होंने जो है कि आज भी जब वो अब दिल्ली आ रहे हैं तो वो जो है कि सोनिया गांधी तो है नहीं, राहुल गांधी से मिलेंगे। तो वो जानते हैं कि कांग्रेस के बिना जो है एक जो है विपक्ष की एकता की बात करना बेमानी है, कम से कम जो है कि राष्ट्रीय स्तर पे जो ये है। तो ये उनकी सोच और नेताओं से, चाहे चंद्रशेखर राव हो या जो है कि ममता बनर्जी हो, उससे बेहतर दिखाई देती है। और देखिए निश्चित रूप से एक जो ग्राउंड रियलिटी क्या है कि जनता में एक असंतोष तो है, ये तो बात तय है। भले ही चाहे मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इसको न दिखाए या और लोग या भारतीय जनता पार्टी वाले इसको न सुनना चाहें और उसको एक सिरे से खारिज कर दे, लेकिन असंतोष है क्योंकि लोगों के हालात गंभीर हो रहे हैं। जिस तरह की नीतियां सरकार जो है परसू कर रही है उससे लोग प्रभावित हैं, दबे स्वर में वो इन तरह की बात कर रहे हैं। तो उनके असंतोष को एक स्वर देने के लिए जरूरी है कि विपक्ष एक साथ आए, ताकि जो है वोटों का बंटवारा ना हो। क्योंकि जो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया है उसमें जो है अगर वोट का बंटवारा हो जाता है तो उसका नुकसान भुगतना पड़ता है और दूसरा कैंडिडेट जो है आगे निकल जाता है। तो एकजुट होकर अगर स्ट्रेटेजिकली जो है आप सीटों का बंटवारा करके सब विपक्षी दल लड़ते हैं तो निश्चित रूप से वो जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं 2024 में। इसके लिए पहल तो करनी ही होगी, क्योंकि ये जनता, एक तरह से कहा जाए तो जनता की अपेक्षा भी है कि विपक्षी दल, देखिए जब सत्ताधारी दल होता है वो सत्ता चलाता है, वो सरकार में होता है, वो अपने हिसाब से नियम बनाता है, लेकिन क्या उन नीतियों का इससे असंतोष है जनता का? मैं बिल्कुल विपक्षी जानता है और विपक्षी बता सकता है। इसलिए विपक्ष के पास पल्स ऑफ द पीपुल ज्यादा होती है, सत्ताधारी दल के पास उतनी नहीं होती। सत्ताधारी दल अपने सत्ता के मद में रहता है। जी बिल्कुल, मैं पीयूष जी आऊंगा, पीयूष जी मैं आऊंगा आपके पास। मनोज जी, नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं, मिजाज भांपने आए हैं या उनके पास वो एक्शन प्लान है 2024 का? मनोज जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? मनोज जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? प्रदीप भटनागर जी, क्या लगता है कि विपक्ष उतना कारगर या उतना असरदार नहीं रहा है और आपके लिए अभयदान जैसा है? बिल्कुल देखिए, मैदान को जोड़ने के, मैदान में दौड़ने के लिए भी कदम चलाने पड़ते हैं और मैदान कितना बड़ा उसको भी नापने के लिए कदम ही चलते। तो इसलिए भारतीय राजनीति में कोई चीजें या विपक्ष हल्का नहीं होता। चुनाव का रण ऐसा होता है और मैदान होता है जितने कदम चलेंगे आप उतना जीतेंगे। और इस बार बिहार की जनता बता देंगे नीतीश जी के धोखेबाजी को।
और इस बार कोई नीतीश जी के साथ कोशिश रहेगी। देखिए राजनीति है, कुछ नहीं कहा सकता। देखिए और राजनीति भारतीय जनता है, पार्टी राजनीति है। आप बिहार में अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, इसके बारे में आप सोचते हैं। नीतीश कुमार सोचते हैं कि दिल्ली आके कैसे प्रधानमंत्री बनाएं, उसके बारे में वो सोचते हैं। राजनीति है। वाकई में आपने बहुत अच्छी बात करी कि दिल बड़ा दिखाया जाता है, बड़प्पन दिखाया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि 6 बार आपने हमारे साथ चुनाव लड़ा और हमने आपको बिहार का मुखिया बना के मुख्यमंत्री बनाया, एक बड़े भाई का दर्जा देके। और ये बहुत बड़प्पन है और पूरे देश ने और बिहार की जनता को अच्छी तरह से पता है और समझाने की जरूरत नहीं है जी। और सुशासन और दुशासन में पता लग जाएगा चुनाव में, आगामी चुनाव। सुशासन तो भारतीय जनता उन्हीं के पार्टी पास को- है ना। सुशासन दुशासन किसको कह रहे हैं? सुशासन वो चला रहे हैं दुशासन की तरह, मगर वो जनता देख रही है कि आप किस तरह अब आपके कार्यकाल में कि आपने किस तरीके से अब अराजकता फैला रखी है। आप सुशासन बाबू के नाम से बिहार में फेमस थे और लोग आपको मानते थे, मगर आपने जो छवि बनाई है इस समय के अंदर सुशासन को लेके, वो जनता ने देखी है और जनता की छवि आपको बहुत पसंद आई और आपने जनता को काम भी किया। नहीं तो मगर ऐसी क्या आपको क्या लगता आपदा नहीं है है? कि भाई ये जो जदयू है ये राष्ट्रव्यापी नहीं हो पाएगी और महज मणिपुर से विधायक तोड़ लेने से जदयू समाप्त हो जाएगी? देखिए मणिपुर के विधायक अपनी शुभेच्छा से आए, कोई अपनी मर्जी से आ रहा है। हृदय बिल्कुल परिवर्तन आप होता है इल्जाम ना। नहीं, हृदय परिवर्तन उनका होता है हो ना। रहा है साहब, उनका हो रहा है तो उनकी मर्जी। जहां भी था वो सरकार तो चली रही थी ना। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि 20-20 करोड़ रुपए विधायक तोड़ रहे थे, आज तक ये नहीं बताया कि आपको फोन किसने किया था। इल्जाम लगाने बहुत है, जवान से बोल सब कुछ बोल दीजिए, मगर आप ये नहीं बता रहे कि तोड़ने में फोन किसका आया भैया, किसने आपको पैसे की बात करी। कोई विधायक भाजपा का था, कोई प्रतिनिधि मंडल था, किस सांसद ने फोन किया, नाम तो जाकर कीजिए साहब। ठीक है, ठीक है। आप गोलमोल आप चीजें फेंक रहे हैं। बिल्कुल। मनु जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मनु जी, नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं 3 दिन की यात्रा पर, एक्शन प्लान लेके आए हैं कि महज मिजाज भांपने आए हैं कि दिल्ली किस ओर जा रही है? देखिए पार्टी की राष्ट्रीय समिति की भी बैठक हुई, उसमें निर्णय लिए गए हैं और उनका मुख्य उद्देश्य है जो भी विपक्षी दल हैं उनको एक जगह करने का ही उनका मुख्य कार्य है। अब उसमें कितनी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा नहीं होगा, कितना को ये ईडी के माध्यम से बंद करवाएंगे, सीबीआई करवाएंगे, ये तो आगे समय बताएगा। अभी भटनागर जी कह रहे थे कि बहुत बड़ा दिल था, हमने ये किया और 2015 में कहा ये चले गए। ताकत था बिहार के किसी नेता को मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा करने का, था उपाय नहीं हुआ। 2015 में तो नीतीश कुमार इनके साथ चुनाव नहीं लड़ रहे थे, तो 2015 में क्यों नहीं मुख्यमंत्री पद की घोषणा किया था? उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, पूरे उर्स पहुंचे और पूरे बिहार में 50 सभाएं हुई। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि बिहार के किसी नेता को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने का, और अभी बैठकर बड़का दयालु बन रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। और ओम प्रकाश चौटाला जी क्या है? ओम प्रकाश चौटाला जी स्वतंत्रता सेनानी में जेल में है क्या? स्वतंत्रता संग्राम में है क्या? हमाम में सारे लोग नंगे होते हैं। अमित शाह जी के बेटा बहुत बड़े इंडिया के क्रिकेटर थे क्या, कि उठा के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए नोट के कमाने के लिए? ऐसा न बात बोलते हैं। अरे जिसका पहले अपना देखिए ना, आप ही के ना हंस रहे हैं, वैसे ही हंसते रह जाइएगा भटनागर जी। नरेंद्र मोदी जी को उपहास उड़ा रहे हैं, जेडीयू का उपहास उड़ा रहे हैं। याद आ गया। मनोज जी, इससे पहले भ्रष्टाचार इनको याद नहीं आ रहा था। मनोज जी उपहास उड़ा रही है आपका, भ्रष्टाचार की याद कह रहे हैं आप कोई लड़ाई कि वड़ाई में नहीं है, ये उपहास उड़ा रहे हैं आपका। चलो उपहास क्या उड़ाने, उपहास उड़ाने वाले तो खुद ही उड़ जाएंगे। 15 लाख रुपया ला रहे थे, काला धन ला रहे थे, नीरव मोदी को पकड़ के ला रहे थे,
कौन किसको पकड़ के ला रहे थे, क्या हुआ इनका वादा? यही वादा हुआ 1150 1200 रुपये में गैस कर दिए, 250 रुपया में कड़वा तेल कर दिए। इनका क्या वादा रहा जनता के साथ? उज्ज्वला में महिलाओं के गैस सिलेंडर दे दिए और गैस भराने का दाम बढ़ा दिए। तो बहुत बड़ा बात है यहाँ पर। तो अब इसको क्या कर सकते हैं सर? और विपक्ष ठीक है भाई, ठीक है ना हो मनोज जी, ठीक है चंद्रशेखर जी, प्रयास तो करना है ना भाई। नहीं, प्रयास तो कीजिए भाई, प्रयास तो कीजिए। प्रयास तो कौन नहीं कर रहा है? प्रयास शरद पवार कर रहे हैं, प्रयास ममता बनर्जी कर रही हैं, प्रयास अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, प्रयास चंद्रशेखर राव कर रहे हैं। प्रयास कौन नहीं करता है? प्रयास कीजिए। क्यों नहीं प्रयास करेंगे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, एकजुट प्रयास नहीं कर रहे भाई। एकजुट प्रयास करते तो ये नहीं होता। पीयूष पंत जी, मैं आऊंगा। इससे पहले नीतीश कुमार जी तो प्रयास नहीं कर रहे थे ना। ठीक है भाई, अब नीतीश कुमार जी के जुड़ जाने से कोई बड़ा काम होगा ये तो देखना होगा ना। पीयूष पंत जी, कुछ नहीं होगा तो भाजपा की बेचैनी क्यों बढ़ गई है सर? हाँ, ये बेचैनी क्यों बढ़ गई है, इस पर सवाल, इसका जवाब मैं लूंगा। इसका जवाब लूंगा मैं। क्या परेशानी है? इसका जवाब लूंगा मैं। बिहार में 300 और 245 में 200 सीट जीत ले। हाँ, ठीक है भाई। मैं एक ही बात करता हूँ चंद्रशेखर जी, बिहार में भाजपा तभी सत्ता का स्वाद चखी है जब इनके साथ नीतीश कुमार हुए। 2015 में नरेंद्र मोदी को बिहार का मुख्यमंत्री रूप में बनाकर पूरे बिहार को दोगाए थे और 60 भी इनके गठबंधन की सीट नहीं आ पाई थी। तो ये सब भी सब है। अब इनके जैसे कोई आदमी जो है तो दलाली का काम नहीं करता है, इनके जैसे वादा खिलाफी का काम नहीं करता है कि किसी दूसरे को, अपने नेता को सहयोगी दल के खिलाफ चुनाव लड़वा दे, फिर उसको पार्टी में शामिल कर ले। क्रोध भरा हुआ है आपके भीतर भी, ये सब पुरानी बहुत बात क्रोध भरा हुआ है। बहुत क्रांतिकारी हो रखी है एक समय जेडीयू, एकदम बहुत क्रांतिकारी हो रखी है। क्या सर, इनसे किसी चीज में कोई कम है क्या? ठीक है, हम लोग थोड़े। अरे भाई सर, आपने तो, अरे भाई आपने सरकार बचा ली, ये बहुत बड़ा कदम है। चाहे कैसे बचाई, बचा तो ली इनसे। 2015 में नीतीश कुमार नहीं था तो बिहार के कोई नेता को क्यों नहीं? सुन रहे ना प्रदीप भटनागर जी, सुन रहे ना प्रदीप भटनागर जी, बचा लिया सरकार। मैं आऊंगा आपके पास, जवाब लूंगा। पीयूष पंत जी, 211 विधायक सांसद 2014 के बाद टूट टूट कर पतझड़ ऐसा आया विपक्ष में, ऐसा पतझड़ आया जिसकी कल्पना करना भी व्यर्थ है। और ऐसे इनके दरवाजे खुले रहे, ऐसे ड्योढ़ियों पे शहनाइयाँ गूंजती रही। कौन वो पाइपर हेमेलिन था जो लगातार बांसुरी बजाता रहा और चूहे दौड़ दौड़ के उस दरवाजे के भीतर जाते रहे। लेकिन ये करिश्मा बरकरार रखा कि भाई कहीं से कोई टूट के आए तो संभावना पूरी कि इसी दरवाजे में जाए। क्या लगता है कि ये जो करिश्मा है, सत्ता में रहना और तोड़ लेना और दूसरे के पके हुए फलों को तोड़ लेना, दूसरे वृक्षों के, ये हुनर भाजपा में है। विपक्ष में बहुत सारी कमी है और सबसे बड़ी कमी है एकजुटता की। और वहाँ हर व्यक्ति ये चाहता है कि ये इधर आंख बंद हो और उधर मीटिंग कर ली जाए। और सबसे बड़ी बात कि विपक्ष में कई छत्रप ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं केंद्र को भी पूरी तरीके से अपने संवाद में रखना चाहते हैं और विपक्षी एकजुटता की दुहाई भी देते हैं। क्या लगता है कि फिर एकजुटता कैसे साबित होगी? देखिए चंद्रशेखर जी, डगर तो कठिन है, कठिन है क्योंकि और संभावना कभी कभी लगता है कि होगी कि नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है कि देखिए, जब कभी इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं तो जनता का एक दबाव जो होता है वो कहीं न कहीं जो है विपक्षी दलों को एक साथ होने के लिए मजबूर करता है। और इसी पे एक उम्मीद टिकी हुई है कि क्योंकि देखिए वर्तमान में जो स्थिति है विपक्षी दलों की, उसकी आपने भी चर्चा करी, और जिस तरह से वो बिक जा रहे हैं, वो देखिए किसी भी पार्टी का जिसके हम उम्मीद नहीं रखते हैं उस पार्टी का विधायक भी बिक जा रहा है और बीजेपी में चला जा रहा है। तो ये स्थिति बड़ी जो है कि गंभीर स्थिति है और ऐसे को देखते हुए संभावना कम दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए परिस्थितियां
जनता का दबाव, तमाम चीजें होती हैं जो हमने देखा इंदिरा गांधी ने जिसके टाइम में जिस तरह से हुआ। हाँ, हालांकि उस समय जो है जेपी जैसा एक व्यक्तित्व था जिसने जो है तमाम विपक्षी दलों को एकजुट किया, एक मंच पे लाया और एक चुनौती दी। लेकिन हमने फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी देखा था और उन्होंने भी जो एक साथ जुट किया था उसमें जो है कि लेकिन पीयूष जी, भारतीय जनता पार्टी भी जो थी वो भी साथ में थी। तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं। पीयूष पंत जी, आपने जो शुरुआत की, आपने कहा कि डगर कठिन है, और उसकी अगली पंक्ति ये है कि जब कठिन डगर से गुजर के विपक्ष तालाब में मटका डालता है तो वहां से एक यक्ष प्रश्न गूंजता है कि पीएम कौन बनेगा, और उस प्रश्न से विपक्ष डर जाता है, फिर भाग के पहुंचता है, फिर दूसरे व्यक्ति को भेजता है। उस प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं है और वो ईमानदारी किसी के पास नहीं है। डर इस बात का है। जी, आपने नहीं सही कहा, बिल्कुल सही कहा। यही यक्ष प्रश्न जो है वो विपक्षी दलों को परेशान कर देता है और वो मात खा देते। लेकिन देखिए, ये जब एक जनता का जब उभार होता है तो उसमें ये चीजें बेमानी हो जाती हैं कि कौन सा चेहरा होगा। जब जनता बदलाव चाहती है तो वो ये है कि इस तरह की जो शक्तियां हैं वो आपस में मिलती हैं और एक बदलाव की कामना को जो है अंजाम देती हैं। तो मुझे नहीं लगता तब ये बहुत मायने रखता है कि कौन चेहरा होगा, ऐसे हमें लगता है कि कौन चैलेंज करेगा। लेकिन एक इनिशिएटिव लेना जरूरी है। मैंने जैसे आपसे कहा कि उस टाइम में जेपी थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, उन्होंने एक पहल करी थी। तो इस तरीके से है, इस तरह का एक हो सकता है नीतीश कुमार की ये पहल कामयाब हो जाए, भले ही उनका जनाधार घट रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि कम जनाधार वाले लोग जो है कि विपक्षी एकता के एक लेकिन आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों का विश्लेषण सुन के विपक्ष जज्बाती हो जाता है, निकल पड़ता है घर से मशाल लेके। लेकिन आगे बीजेपी जो हश्र करती है वो बड़ा बुरा होता है और वो देखने लायक बात है। प्रदीप भटनागर जी के चेहरे पर सब दिख रहा है इस समय, वो तो ना भी बोलें तो कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है प्रदीप जी आपको, लेकिन आप बहुत प्रसन्न हैं कि भाई जो हम नहीं कह पा रहे वो सब कहा जा रहा है। नहीं, देखिए प्रसन्न मैं नहीं हूँ। सुनिए, मैं आपकी बातों पे हंस रहा हूँ, मत मानिएगा, मैं आपकी बातों पे हंस रहा हूँ। अभी आपने जो एलिगेशन लगाए, आपने जो तथ्यों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी बांसुरी बजाई जो विपक्ष से दौड़ा चला आया और वो एक दरवाजा खुला जिसमें उसी में है। तो सच्चाई आपको ये भी बैठ के बतानी चाहिए कि सिंधिया जी क्यों आए, पायलट के साथ क्या हुआ। एक नाथ शिंदे यही बताना चाहिए कि एक नाथ शिंदे जी के साथ क्या हुआ, और सबने ओपनली आपकी मीडिया के माध्यम से अपने वक्तव्य रखे और अपने बताए, अपने दुख दर्द सबको बताया और अपनी शुभेच्छा से आया, दोबारा चुनाव लड़के जीते। कि वहां घुटन महसूस होती मंत्री होने। आप ये पहले पूछ सकते हैं, इतने सारे सवालों का जवाब एक ही पंक्ति में दो कि सम्मान नहीं था, तो ये भी हो सकता है। आप कुछ भी कह सकते हैं, मगर जो आपकी बांसुरी वाली बात पे मैं हंस रहा था, मगर देखिए भारतीय जनता पार्टी से भी अगर कार्यकर्ता जाता है तो विचारधाराओं पे ही राजनीति चलती है, मगर नहीं मिलती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पुराना जाता है, नहीं टिक पाता, क्योंकि जो राजनीति का चक्कर चलन और पार्टियों में यहाँ नहीं है। मगर आपने जो चीजें बोली उन चीजों को मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि अपनी शुभेच्छा से आता है कोई किसी को पकड़, गुलाम नबी आजाद जी चले गए या सिब्बल साहब चले गए। सिब्बल साहब निर्दलीय चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी ने उन्हें बनाया, उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया। देखिए अपनी सबकी विडम्बना, अपने सबकी ढपली थी और बजाई। ठीक है, भाजपा की ढपली। अरे भाई, गुलाम नबी आजाद को आपने समझाया बैठ के दिल्ली में, लुटियन वाला बंगला तुम्हारा, जम्मू कश्मीर तुम्हारा, राजनीति में तुम्हारा अवसान हो चुका है, संन्यास हो चुका है, तुम्हारे सभी समापन हो चुके हैं, उसके बाद नई राजनीति में नया अध्याय तुम्हारा। काहे नहीं मानेंगे? मान गए बेचारे, समझ गए। 48 साल के बाद भी कौपल फूट रही है सत्ता की, कितनी बड़ी बात है। आपने जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है 4-6 महीने बाद, 3 महीने बाद, आपने रणनीतिक पराजय कर दी विपक्ष की, छत्रपों को डरा दिया, गुलाम नबी आजाद को खड़ा कर लिया है। 90 सीटों में 15 जीतेंगे तो भैया सरकार बनाने में काम आएंगे। यही रणनीति है जो विपक्ष नहीं बना पा रहा है, यही नुकसान है विपक्ष को, आपको यही फायदा है भाई। देखिए रसूल जी 48 साल 45 साल जो आपने अभी बताया, आपने गुलाम नबी आजाद साहब के लिए कोई अपना बुढ़ापा खराब नहीं करता है। ये बात को समझना चाहिए आपको। अगर उंगली उठती है तो एक आपकी तो 4 दूसरी तरफ भी उठती है।
मगर उस दर्द को, विडंबना को समझना चाहिए कि गुलाम नबी आजाद जैसे लोग अगर पार्टी छोड़ चले गए, आनंद शर्मा जैसे बोल रहे, कपिल सिब्बल जैसे बोल रहे, एक बहुत बड़ी लोबी कांग्रेस की बोल रही है, आप उसको सुने ना साहब। प्रदीप जी सुनिए, सवाल कभी कभी पूछना पड़ता है। चिराग पासवान में ऐसे कौन से कांटे लग रहे थे, सामान बाहर फेंकवा दिया आपने, और कौन से ऐसे फूल बरस रहे थे गुलाम नबी आज़ाद में 48 साल के कांग्रेस के सफ़र में? क्या आपको लगा कि नहीं भैया यहाँ पे फूल बिछा दो, और आपने बंगला आवंटित करवा दिया? सवाल पैदा होता है, और ये सवाल पूछने की हिम्मत करनी पड़ती है, क्योंकि ये हमारा राष्ट्र धर्म है। त्रिशूल जी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि गुलाम नबी आजाद में और चिराग पासवान में जमीन आसमान का फर्क। क्या वही फर्क तो जानना चाह रहे हैं? वही तो फर्क जानना चाह रहे हैं। हाँ, चिराग पासवान क्या चाहते थे कि सरकारी बंगले को स्मृति चिन्ह बना दिया जाए। भाई उनके पिताजी के नाम वाला का पिताजी नहीं रहे, सरकारी धरोहर है, किसी के चाचा की थोड़ी ना है। चाचा को तो आपने रख ही लिया, चाचा को तो आपने ही रख लिया भाई। नहीं, कोई किसी ने किसी को नहीं रखा। ये तो कहने वाली बातें हैं, आप जो मर्जी बोल लीजिए। क्या गुलाम नबी आजाद को आपने देखा और सुना भी और सुनवाया भी आपने? वो आप स्पष्टीकरण नहीं दे रहे। आपने जम्मू कश्मीर के चुनाव से जोड़ दिया, मगर कांग्रेस को भी चीजें समझनी चाहिए। ये भारत जोड़ो जो अभियान चला रहे हैं, उसको कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए। और साहब नीतीश जी की बात कर रहे थे, ये तो दिल बहुत बड़ा है बीजेपी का कि 40-45 विधायक होने के बावजूद भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। चाहते तो बना सकते थे। देखिए मैं जवाब सुनिए मैं जवाब लूंगा इस बात का आपकी का जी। हाँ, तो ये सर मैं बता रहा हूँ, मैं इन चीजों के बारे में जो बता रहे हैं, अपने दम पे प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा। अगर बिहार पे चुनाव लड़ा तो भारी सीटों में आए भी, और दूसरे नंबर की पार्टी में। अगर आपने जो बात कही तो ये भी आपको समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पे ज्यादा बहुमत होने के बावजूद भी आदरणीय नीतीश जी को हमने मुख्यमंत्री दिखा बनाया। क्यों? क्योंकि हमारे एनडीए के कार्यकाल में भी मुख्यमंत्री नीतीश जी रहे, और नीतीश जी का को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। थोड़ा सा यहाँ तो आप लोगों को शर्म करनी चाहिए बोलने के लिए कि हमने अपना बड़ा भाई माना है, और आज भी हम आदरणीय नीतीश जी को ही नीतीश जी करके बोल रहे हैं, और आप सभ्यता के दायरे से बाहर भाग रहे। चीजें आपको थोड़ा सा एहसान और शर्म करनी चाहिए, यही आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है मनोज जी, एहसान, शर्म और सदा सहता, 3 चीजों पर जवाब आपका चाहिए। किस चीज का एहसान, किस चीज का एहसान? नीतीश बिना बिहार में भाजपा थी क्या? जब भाजपा नीतीश के साथ मिली 1993-95 में 96 में, तब जाके लोकसभा में सीट उनकी बढ़ते चली गई। और एहसान की ये बात कर रहे हैं, राजनीतिक दल में सारे और कह रहे हैं शर्म भी आनी चाहिए। अरे शर्म इनको है सर, शर्म है। जब इनके नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं है तो इनको क्या शर्म होता है? पंजाब में खड़ा होके पाकिस्तान इन पर और सीट आ रहा है 5 गो, इनको अपना शर्म है, इनको शर्म है कि काला धन उड़ाएंगे, काला धन उड़ाएंगे। कितना काला धन उड़ाए जरा पूछ लीजिए ना। इनको शर्म है जरा सा भी कि अमित शाह के बेटा को उठा के आईसीसी के चेयरमैन बना दिया। और कह रहे हैं भाई इन्होंने लिहाज भी नहीं रखा के लिहाज रखना चाहिए था। इनको क्या लिहाज रखेगा? इनको शर्म है। आपको मुख्यमंत्री बना दिया बोले आपके। सुनिए भाई सुनिए, मनोज जी कह रहे हैं 28 सीटें कम मिली, उसके बाद मुख्यमंत्री बना दिया। कोई पूछ नहीं रहा था नीतीश कुमार को। इनको समझ में नहीं आ रहा। इस मीटिंग में थे क्या? मीटिंग में सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने भाजपा नेताओं से कहा था कि आप सरकार बनाइए। ये थे उस मीटिंग में क्या? बिहार में रहते हैं, सारे अखबार में उसी दिन छपा था कि नीतीश कुमार ने कहा और भाजपा नेताओं ने कहा, और ये यहाँ पर बैठ के मैंने अथी कर रहे हैं, शर्म की बात कर रहे हैं, साख की बात कर रहे हैं। और ये एहसान से इनको बिहार में कहां से कहां तक पहुंचा दिए। 2014 की बात कर रहे हैं। 2014 में विपक्ष जो था चंद्रशेखर जी बचा हुआ था, इसके बावजूद इनको 9-10 सीट पर मुंह को खानी पड़ रहा था। और 2019 में जब हम साथ आए तो 39 सीट लेके आए। इनको शर्म महसूस हो रहा है।
जी। बात को टेलीविजन को समझते हैं। चलिए भाई, इनको ठीक है, पूछिए ना। ठीक है भाई, ठीक है, जवाब दे दिया पूछिए ना आपने, कि काला धन आपने है। जवाब दे दिया। एहसान, एहसान, शर्म, सदाशत, तीनों का जवाब दे दिया। मैं आऊँगा आपके पास। पीयूष पंत जी, देखिए, लोकतंत्र का सबसे शर्मनाक जो पल है वो ये होता है, बीजेपी और जेडीयू आज जिस तरह लड़ रही है, कल एक हो जाए, इस रात के बाद कौन सा सूरज एकता का निकल आए ये नहीं पता है। और यही जनता के लिए अविस्मरणीय भी होता है, भौचक्का कर देने वाला भी होता है, हतप्रभ कर देने वाला भी होता है, और कहीं ना कहीं परेशान कर देने वाला भी होता है। निश्चित रूप से चंद्रशेखर जी, ये बात सही है। देखिए, राजनीति जहां पहुंच चुकी है वहां पे अब कोई उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया है। जनता के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि वो किस पे विश्वास करे, क्योंकि आज जो उसके साथ है उसके गुणगान कर रहा है, कल वही जो है जब दूसरी तरफ चला जाता है तो जिसका गुणगान करता था उस पे गालियों की बौछार कर देता है, अपशब्दों की बौछार करना शुरू कर देता है। ये एक त्रासदी है जो वर्तमान में जो राजनीति है हमारे देश में, और जो नैतिकता है जो हमारे राजनेताओं के अंदर, उसकी ये त्रासदी है। जनता सिर्फ और सिर्फ ठगे जाने के लिए ही इस देश में, मुझे लगता है, उसके लिए वो जो कहते हैं कि क्या नाम, उसकी किस्मत में वही लिखा हुआ है। लेकिन जनता जब जागरूक, इसके लिए जागरूकता जो कमी है वो मैं मानता हूं कि जनता को अब तक तो पहचान लेना चाहिए कि राजनेताओं का चरित्र क्या होता है। वो किसी के नहीं होते, जनता के तो होते ही नहीं कतई। वो जिस तरफ थैली दिखती है, जिस तरफ सत्ता का जो है कि लालच होता है, वो उस तरफ चले जाते हैं। और ये हम लगातार देख रहे हैं पिछले दो दशकों से, तो ये साफ दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से। तो इसलिए जो है कि देखिए कि ये स्थिति बड़ी गंभीर है। ऐसे में सिर्फ जनता की ही जागरूक होने की जरूरत है। वो समझेगी और जो है अंधभक्त होके जो है वो विश्वास नहीं करे, वो लगातार सरकार के कामकाज को और पार्टियों के चरित्र को पहचानने का काम करे, और उसी हिसाब से जो है कि वो अपने जो है कि अपनी जो चॉइस है उसको तय करे उसके लिए। मुझे लगता है लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, लेकिन जनता अगर जो है देखिए बंट जाएगी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, तो फिर ये इस तरह के संकट पैदा होंगे और जनता लगातार ठगी जाएगी, और वही हम देख रहे हैं कि हो रहा है। तो इसलिए जो आपने बात उठाई, निश्चित रूप से ये एक ऐसी हताशा भरी स्थिति है, लेकिन जिससे हम उबर भी नहीं पा रहे हैं, उबरने की अभी उम्मीद भी नहीं नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व भारतीय राजनीति में उभरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जो इन सब चीजों से ऊपर हो और देश की जनता को इन सब चीजों से ऊपर ले जाने का प्रयास करे। बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। प्रदीप भटनागर जी, पीयूष पंत जी, मनोज मनु जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल लोकतंत्र में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन सत्ता पथ पे आते हुए हर एक राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्ति भटक जाता है, और उसके बाद जनता उसी कठिन दौर में ये देखती रहती है कि आखिर कब ये बड़ा बदलाव होगा। और उसी बदलाव की बयार को लेकर नीतीश कुमार 3 दिन की यात्रा पर दिल्ली में हैं, लेकिन देखना होगा जिस विपक्ष को एकजुट करने की नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, क्या वो प्रधानमंत्री के पद से ऊपर उठकर आवाम की भलाई के लिए बात करेगा। और शायद पद से ज़्यादा आवाम की बात करना बहुत ज़रूरी है, और जब तक वो बात नहीं होगी तब तक विपक्ष को शायद विपक्ष ही बने रहना होगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AN वीडियो।